Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture where we will be discussing about these articles that you can see in front of you. एक ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ पहले कि आज के इस लेक्चर में क्या हम कवर करने वाले हैं so that you stay connected whole throughout. अपना पहला जो आर्टिकल होगा वो है 37th अफ्रीकन यूनियन सबमिट से जुड़ा हुआ जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक, और सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं प्रीलिम से तो एसोसिएटेड हैं ही सही. जब मैं बात कर रही हूँ अफ्रीकन यूनियन सबमिट की तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे, क्या है ये और व्हाट इट सीक्स टू डू, मेंबर्स कौन है इसमें, अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारे डिस्कशन होगी. अगला जो आर्टिकल है वो है पेय जल सर्वेक्षण अवार्ड को लेके जीएस पेपर 2 से. आप इसको लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी कर सकते हो, वैसे तो मैं पेपर 2 से ही रखिए. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं द फर्स्ट पेय जल सर्वेक्षण अवार्ड्स. तो क्या है, क्या अवार्ड में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस होगा, विल टॉक अबाउट अमृत मित्र इनिशिएटिव ऑल्सो, राइट. तो ये आपके जीएस पेपर 2 से और प्रीलिम से लिंक होता है. अगला जो आर्टिकल है वो है काला अजहर को लेके. तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ये सारी डिस्कशन करेंगे हम इसमें, इसके काला अजहर से रिलेटेड, इसके बारे में, इसके सिम्टम्स, प्रिविलेंस, ट्रांसमिशन, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, डायग्नोसिस कैसा होता है, ट्रीटमेंट कैसा होता है, प्रिवेंशन, कंट्रोल, इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं टू कंट्रोल इट, राइट. तो वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग इंडियन स्पाइस मार्केट. हम लोगों की हिस्ट्री जो रही है ना स्पाइसेस की, वो रिफ्लेक्ट करती है पूरी हमारी जो एक फैसिनेटिंग जर्नी रही है, कल्चरल एक्सचेंज, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. मिर्च मसालों के लिए इंडिया बहुत फेमस रहा है. तो जर्नी ऑफ स्पाइसेस जो रही है इंडिया में, ये आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है आर्टिकल. तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मैं वैसे जब आई टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री ना, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मैं अगर शुरू करूं तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. व्हाट आर द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स की बात करें अगर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, तो क्या ट्रेड रूट रहा है, आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस रहा है, पर्शियन इन्फ्लुएंस रहा है, कॉलोनियल कंट्रोल रहा, मोनोपोली हुई ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट. स्पाइस प्लांटेशंस के बारे में फिर हम पढ़ेंगे. तो ये हिस्ट्री से आगे आते हुए फिर हम देखेंगे इंडिया की स्पाइस मार्केट का क्या सिनेरियो है, यानी कि प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, वेराइटी ऑफ इट, और गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स है स्पाइसेस को प्रमोट करने में. तो वो सारी डिस्कशन जो है हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर करेंगे. ठीक है जी. फिर आपका जो अगला आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग एफडीआई पॉलिसी फॉर स्पेस सेक्टर. जीएस पेपर 2 से लिंक होता है, जीएस पेपर 3 से लिंक होता है. लिबरलाइजेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जो अचीवमेंट्स हैं ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो अब क्या अमेंडमेंट्स रही हैं, रीसेंट अमेंडमेंट्स इन दी एफडीआई पॉलिसी फॉर द स्पेस सेक्टर, राइट. तो एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन से हैं इन इंडिया, तो वो डिस्कशन रहेगी जीएस पेपर 3 से. यू कैन लिंक इट. जीएस पेपर 2 से तो आप लिंक कर ही सकते हो, फिर इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज में जब डिस्कशन चली जाती है तो, राइट. शुरू करें. दिस विल बी होल लेक्चर. आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया है. तो लेट्स बिगिन. जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी आती जाएगी. हाल ही 37th अफ्रीकन यूनियन सबमिट मेंबर कंट्रीज टुक द इनिशिएटिव ऑफ फॉर्मिंग अफ्रीका क्लब. पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी. हाँ जी, अफ्रीका क्लब मतलब अफ्रीकन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की एक टीम, बस. So it is a team made up of African financial organizations that are owned, that are managed by Africans. ये जो organizations हैं they'll work together. किस लिए? To help Africa to have more say, more power in the world financial system. तो ये जैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सो दे फोकस ऑन दीज थिंग्स, एंड जो अफ्रीका के लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं फॉर डेवलपमेंट. सो इट इज एन अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि अफ्रीकन ओन्ड है एंड कंट्रोल्ड बाय देम. सो इट इज एन अलायंस ऑफ दोज लॉन्च्ड एट अफ्रीकन यूनियन सबमिट. इस इनिशिएटिव का एम क्या है?
अफ्रीका का इन्फ्लुएंस को और ज्यादा एम्पलीफाई करना, बढ़ाना इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, and by aligning its functions with Sustainable Development Goals and African Union Agenda 2063. तो यहाँ पर क्लब का मेन गोल क्या है? To bring new ways of innovative ways, you can say, to seek to introduce those innovative financial institutions, provide a venue for debt management discussions, and foster collaborative efforts to address the specific needs of African countries. मतलब ways of handling money, how countries manage their debt, work together to meet Africa के specific needs. So some of the members of this club इसके अंदर आते हैं banks, African Export Import Bank, Trade and Development Bank, African Finance Corporation, right? And there are others also that deal with insurance and finance across Africa. So they join to support Africa's economic growth and stability. Now इस 37th अफ्रीकन यूनियन समिट के अंदर वी फॉर्म दिस अफ्रीका क्लब, जिसके बारे में बात कर ली. सो व्हाट इज दिस अफ्रीका यूनियन? ये क्या है? यूपीएससी सवाल पूछ सकती है. 55 कंट्रीज की एक बहुत बड़ी टीम लगा लो, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं दैट मेक अप द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली अफ्रीकन नेशंस का क्लब हो गया ये अफ्रीकन यूनियन. So they formed it to make Africa stronger, better in many different ways. Officially 2002 में this AU started in 2002 और इसका जो main office था, headquarter, that is in Addis Ababa, Ethiopia. Right? So the AU help African countries with various things like peace, security, development. Right? So it's the newer version of the old group, that is OAU. सक्सेसर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका हेडक्वार्टर एडिस अबाबा, इथियोपिया. अगले आर्टिकल पे चलते हैं. अगला आर्टिकल है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है द फर्स्ट पेय जल सर्वेक्षण अवार्ड्स. तो पेय जल सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में एक नजर डालते हैं. ये अवार्ड्स जो हैं दे आर गिवन आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स to recognize the achievement of cities and states in managing their water resources effectively. तो यहां पर ये जो अवार्ड्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देती है. जिन सिटीज ने, जिन स्टेट्स ने अपने वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में ऑब्वियसली अच्छे स्टेप्स लिए हैं, दे हैव डन अ लॉट. तो यहां पर देयर आर 130 अवार्ड्स. लेट मी शो यू. Just a minute. हाँ जी, 130 awards है that is said to be bestowed reflecting the accomplishment of cities and states. So इसके अंदर it consists of various categories. पेयजल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड्स हो गए. तो यहाँ पे आप देखो पेयजल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड्स, वेयर गोल्ड सिग्निफाइज टॉप परफॉर्मर्स जो हो गए इन देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन कैटेगरीज. तो यहाँ पर ना पॉपुलेशन कैटेगरीज भी है, मतलब दे आर दीज अवार्ड्स आर गिवन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द सिटीज. जैसे 1 लाख से 10 लाख, 10 से 40 के लिए, फिर मोर देन 40 लाख. राइट. गोल्ड अवार्ड जो है ये टॉप परफॉर्मिंग सिटीज को दिए जाएंगे इन डिफरेंट पॉपुलेशन कैटेगरीज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज हो गई. तो सिल्वर अवार्ड आता है वो सेकंड बेस्ट हो गया, ब्रॉन्ज अवार्ड थर्ड बेस्ट हो गया. राइट. सिटी अवार्ड्स के बाद देयर आर अदर अवार्ड्स ऑल्सो. बेस्ट वाटर बॉडी, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन, रीयूज चैंपियन, वाटर क्वालिटी, सिटी सैचुरेशन, अमृत 2.0, रोटेटिंग ट्रॉफी ऑफ द ईयर. सो ये सारे अवार्ड्स जो हैं दे आर हाईलाइटिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन. राइट. सो ओवरऑल ये जो अवार्ड्स हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं एफर्ट्स को ऑफ द सिटीज, स्टेट्स जो इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं वाटर रिसोर्सेज एंड आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. ठीक है जी. तो अब मैं जब पैरामीटर्स की बात करती हूं तो यहां पर इट एनकम्पास डाइवर्स पैरामीटर्स. जब भी आप कोई सर्वे आता है, कोई हाईलाइट है, आप किस बेसिस पे दे रहे हो? दे लुक एट मेनी डिफरेंट फैक्टर्स ना. जैसे हाउ इजी इट इज फॉर पीपल टू गेट वाटर, कितना वहां पर स्टेट के लिए, उस सिटी के लिए आसान है लोगों के लिए कि पानी एक्सेस करना, कितना साफ पानी उनको मिल रहा है,
क्या सिटीज वाइजली वाटर को यूज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. सो ये सब पैरामीटर्स हैं. एक्सेस कवरेज, पानी की क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ वाटर बॉडीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लो मीटर्स एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड यूज वाटर. तो ये सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है. और फिर इसके बाद सिटीज को ग्रेड किया जाता है, जिसमें स्टार रेटिंग स्केल होता है. 5 स्टार से लेके 9 स्टार होता है ना. 5 स्टार बहुत अच्छा काम कर रहे हो. सो सर्वे मेक श्योर कि पानी इज क्लीन बाय टेस्टिंग इट इन द लैब्स एज वेल एंड एट पीपल्स होम ऑल्सो. ठीक है जी. सो पेयजल सर्वेक्षण ensured clean water through independent NABL lab testing at the source and the citizen end. तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सर्वे यूजेस GIS enabled web portal, geotagging, infrastructure mapping to track the water infrastructure. So the results of the survey are important because they help cities make decision about water. आप अपनी सर्विसेज को फिर और इम्प्रूव कर सकते हैं. यू कैन इन्वॉल्व सिटीजन्स इन टेकिंग केयर ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि द वाटर इज बीइंग यूज्ड वाइजली और साथ ही साथ हर एक को क्लीन वाटर का एक्सेस मिल रहा है. ठीक है जी, ये ही इसका सिग्निफिकेंस है. सर्विस डिलीवरी और बढ़ जाती है, सिटीजन मैनेजमेंट और ज्यादा हो जाता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है, नॉलेज डिसेमिनेशन होता है पानी की कंजर्वेशन को लेके कि हम उसका ऑप्टिमल यूज करें. रही बात अमृत मित्र इनिशिएटिव की, इसका क्या एम है? जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना इन अर्बन वाटर सेक्टर. सो ये इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोग्राम है दैट एक्टिवली इन्वॉल्व्स विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन मैनेजिंग अर्बन वाटर रिसोर्सेज. ये रिकॉग्नाइज करता है विमेन को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर. सो इस इनिशिएटिव के चलते विमेन विल बी डेजिग्नेटेड एज मित्रास, और फिर वो जो भी अर्बन वाटर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज हैं, दे विल टेक पार्ट इन टू इट. जैसे आप लगाओ बिलिंग करना, पेमेंट कलेक्ट करना, और जैसे कहीं पर भी फिक्सिंग लीक्स, फाइंडिंग इट आउट, प्लम्बिंग वर्क हो गया, वाटर क्वालिटी का सैंपल चेक करना, और ये सब के लिए भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, इन सब में विमेन्स की भागीदारी, उनको आगे लेकर आया जा रहा है. तो मेन गोल इस इनिशिएटिव का है विमेन्स को एम्पावर करना एंड मेक देम फील, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है ना इन मैनेजिंग द वाटर रिसोर्सेज. तो ये मकसद है. विमेन्स को इन्वॉल्व करने से ये इनिशिएटिव और ज्यादा इंक्लूसिव हो रहा है एंड डाइवर्सिटी भी आ रही है इन सेक्टर्स, जो कि हम बोलते थे ना कि ये टिपिकली मेन डोमिनेटेड सेक्टर है, तो वो भी नहीं रहेगा अब. सो इट सीक्स टू इंश्योर कि जो हाउस होल्ड्स हैं दे हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और यहाँ पर साथ ही साथ यू आर एड्रेसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज. तो एक तीर से दो निशाने, वो वाली बात हो गई. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो यही मैं आपसे बात कर रही थी ना कि इससे होगा क्या. एक तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो भी बढ़ गया, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो गए, अवेयरनेस भी बढ़ गई, पॉजिटिव कम्युनिटी इम्पैक्ट भी आ गया, और ऑब्वियसली इट इज अ मॉडल फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव. राइट, वेरी गुड पॉइंट. जब आप जेंडर इक्वालिटी की भी बात कर रहे हो ना, या जेंडर इनइक्वालिटी में आप पॉइंट्स रखना चाहते हो, तो वहां पर आप ऐसे सरकार के इनिशिएटिव्स मेंशन कर सकते हो. मतलब ये कनेक्टिविटी है. कौन सोचेगा कि पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड्स के चलते आप, या अमृत मित्र इनिशिएटिव के चलते ये एक ऐसा इनिशिएटिव हो गया जिसमें पानी भी, हम वाटर मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं, है ना. तो व्हेन यू आर राइटिंग डाउन अ मेंस आंसर, यू आर गिविंग व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन और व्हाट ऑल हैव बीन डन, तो आप ये मेंशन कर सकते हो. ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग काला अजहर. ये आपके जीएस पेपर 3 से भी लिंक करता है, और इसमें जो सरकार ने उनकी जो एफर्ट्स रहे हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं इसको एलिमिनेट करने में, वो आपके जीएस पेपर 2 से भी लिंक होता है वैसे. तो एज फार एज काला अजहर इज कंसर्न, न्यूज ये है कि इंडिया अचीव्ड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एलिमिनेटिंग काला अजहर. कैसे? रिपोर्टिंग लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन इन 2023 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. तो पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि काला अजहर क्या है. ब्लैक फीवर, विसरल लेशमैनियासिस, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें, एक डेंजरस फैटल डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय लिशमैनिया डोनोवानी. सो इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट.
सीरियस इलनेस है, ट्रीट नहीं करोगे तो इट कैन बी फेटल। जो लोग विद काला अजहर होते हैं वो कैसे सिम्टम्स, उनको इरेगुलर फीवर आता है, वेट लॉस होता है, एंड लीवर में दे विल फाइंड प्रॉब्लम, अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स जो है दे हैव लो लेवल्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये डिसीज आपको मोस्टली प्रिविलेंट है ब्राजील, ईस्ट अफ्रीका और इंडिया के अंदर। 50,000 से 90,000 के न्यू केसेस जो आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड एनुअली, एंड विद ओनली 25 to 45% रिपोर्टेड टू WHO। सो इसका आउटब्रेक भी है बहुत, और इसका मोर्टैलिटी पोटेंशियल भी बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया, इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, इट हैज द पोटेंशियल टू कॉज आउटब्रेक्स। सो द पैरासाइट दैट कॉजेज काला अजहर, it spreads through the bite of certain types of sand flies, right? So these sand flies जिनकी हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन में, तो लेशमेनिया पैरासाइट्स जो आपको ये होता है जिसके चलते वो जब आपको ये इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई काटेगी ना, तो थ्रू दैट बाइट ही होता है, फीडिंग ऑन ब्लड फॉर एग प्रोडक्शन, दैट सैंड फ्लाई, राइट? So these sandflies need blood to lay their eggs, and when they bite infected animals or humans, they can pass on the parasite. So बहुत से animals including humans, 70 animal species, humans, they can carry these parasites. Major risk factor क्या है? देखो, सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोवर्टी हो गया, पुअर हाउसिंग, यू आर लिविंग इन पुअर कंडीशंस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। पुअर न्यूट्रिशन, वीकनेस हो गई, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, राइट? डाइट लैक्स दोज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो वो वहां पर भी दिक्कत आ जाती है। या ट्रैवलिंग टू वैसे रीजन जहां पर काला अजहर इज प्रेवलेंट, तो वहां पर भी पैरासाइट का एक्सपोजर जो है, रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, क्लाइमेट चेंज, जो चेंजेस इन दिस एनवायरनमेंट दे कैन क्रिएट कंडीशंस ऑल्सो, जिसकी वजह से ये डिसीज फैल सकती है। और रही बात डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, केस सस्पेक्ट कर लिया, सस्पेक्ट होने के बाद इमीडिएट मेडिकल अटेंशन ज़रूरत है। डॉक्टर्स यूज दोज क्लिनिकल साइंस एंड स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज द काला अजहर, डायग्नोसिस होना। और अगर अनट्रीटेड रह गया तो काला अजहर कैन बी फेटल ऑल्सो इन 95% ऑफ द केसेस। फिर आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? वही जो सिम्टम्स आपने देखे हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं। डायग्नोसिस अर्ली हो जाए, ट्रीटमेंट क्रूशियल है तो वो भी अर्ली हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डिसीज जो है वो आगे नहीं फैलेगी और डेथ भी नहीं होगी, राइट? और वेक्टर कंट्रोल मेथड्स जैसे स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स हो, दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सैंड फ्लाइज। लाइक मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यू रिस्पॉन्ड टू सच आउटब्रेक्स। सोशल मोबिलाइजेशन, पार्टनरशिप विद कम्युनिटीज, स्टेक होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को एडुकेट करना अबाउट दिस डिसीज, राइट? डिसीज सर्विलियंस, वेक्टर कंट्रोल, अर्ली डायग्नोसिस एंड सोशल मोबिलाइजेशन। रही बात इंडिया के एफर्ट्स की टू कंट्रोल काला अजहर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम 1991 में, 2015 में फिर इसे बाद में रिवाइज भी किया। So the program aimed to eliminate Kala Azhar by 2023, which is aligning with WHO के neglected tropical diseases roadmap goal of 2030। ठीक है, तो जैसे recent efforts की भी बात करूँ ना, टू कॉम्बैट काला अजहर जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपको वही खत्म करने हैं। इंडोर स्प्रेइंग हो टू किल सैंड फ्लाइज, हाउसिंग इंप्रूव हो, बिल्ड स्ट्रॉन्गर हाउसेज इन विलेजेस जहां पर काला अजहर इज कॉमन, है ना? सो गवर्नमेंट हैज इन्वॉल्व विद आशा नेटवर्क। सो ये सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सॉर्टेड है? कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सी, इंडिया हैज नॉट येट एलिमिनेटेड काला अजहर, बट येस सब्सटेंशियल प्रोग्रेस टुवर्ड्स इट एलिमिनेशन इज बीइंग डन। 2023 में, ये मैं आपके प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट बताती हूँ, 2023 के अंदर बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली जिसको ऑफिशियली इट इज वैलिडेटेड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग काला अजहर। बांग्लादेश वो कंट्री है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर, थोड़ा मिर्च और मसालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो
The history of spices in India reflects a fascinating journey of cultural exchange, economic prosperity, and the integration of Indian flavors into the global culinary landscape. इंडिया के स्पाइस मार्केट के बारे में ना मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, पहले हम इसकी थोड़ी सी सोचो। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बिग मोनोपोली रही है ओवर दी स्पाइस ट्रेड, सबको ही पता है। दे कंट्रोल्ड एवरीथिंग फ्रॉम, मतलब किस तरीके से स्पाइसेस ग्रो होंगे, कैसे वो बेचे जाएंगे, और उसके चलते जो लोकल फार्मर्स थे, स्पाइस फार्मर्स थे, बिजनेसेस थे, बहुत इम्पैक्ट अफेक्ट करे थे। राइट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड लार्ज स्केल स्पाइस फार्म्स इन केरला, कर्नाटका, ब्लैक पेपर, कार्डेमम, सिनेमन सब बेचा जाता था। 1947 में जब इंडिया को आजादी मिल गई तो द कंट्री कंटिन्यू टू बी दैट मेजर स्पाइस एक्सपोर्टर। सरकार ने स्पाइस फार्मर्स की बहुत हेल्प करी और इंडिया बिकेम वन ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री फॉर मेनी डिफरेंट स्पाइसेस। आज आप इंडिया में देखो तो इंडिया ग्रोज लॉट ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस अपने क्लाइमेट और अपने ज्योग्राफी की वजह से। ब्लैक पेपर, कार्डेमम, सिनेमन, क्लोव, टर्मरिक, क्यूमिन, कोरिएंडर। और ये सिर्फ हमारे घर की रसोइयों में फेमस नहीं है इंडिया की, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड फेमस है। राइट, मतलब आप लगाओ इंडियन फ्लेवर जो है इट इज कॉमन इन मेनी इंटरनेशनल डिशेस, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। राइट, ये आपको बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने अपना हिस्ट्री पढ़ी होगी। इंडिया सिल्क रोड देखो, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन एंशिएंट ट्रेड रूट, तो उसकी वजह से स्पाइसेस का एक्सचेंज हो जाता था। राइट, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी मैं अगर बात करूं तो द यूज ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दोज एंशिएंट टाइम्स। स्पाइसेस मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते थे अर्ली सिविलाइजेशन में, आज भी होते हैं। हमने जब बात करी कोविड-19 आता है, गिलोय, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा ले लो, है ना, ठीक हो जाता है। हल्दी एक एंटीबायोटिक से अच्छी काम, मतलब कितना अच्छा काम करती है। आयुर्वेदिक इन्फ्लुएंस रहा है ना, एंड स्पाइसेस हैव दैट इंटेग्रल टू ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन आयुर्वेदा फॉर सेंचुरीज। और फिर उसके बाद जब अरब और पर्शियन ट्रेडर्स ने भी मेडिवल पीरियड की मैं बात करूं तो उन्होंने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडियन स्पाइसेस को फर्दर आगे ले जाने में टू द वेस्ट। तो स्पाइसेस ट्रेड इट फ्लरिश्ड और स्पाइस एक लग्जरी कॉमोडिटी बन गई यूरोप के अंदर। फिर 15th सेंचुरी में यूरोपियन पावर्स, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, दे सॉट कि हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए टू इंडिया स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स। वहां से एक्सप्लोरेशन और एस्टैब्लिशमेंट हुई मैरीटाइम ट्रेड रूट की, इंडिया पहुंचे एंड दे एम टू कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड। राइट, पोर्तुगीज में, डच में, ब्रिटिश में ये स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन पे डोमिनेंस एक लेकर आना उनके बीच में कंपटीशन बन चुका था। राइट, तो यहां पर अब मैं अगर इंडिया के स्पाइस मार्केट की बात करूं, जो आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, पेपर 2 के लिए भी है, क्रॉपिंग पैटर्न से भी लिंक कर सकते हो। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। द प्रोडक्शन जो है ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस इट हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। आप 2021-22 में देखो वो 10.87 मिलियन टन प्रोडक्शन रही है। 22-23 के अंदर देखो तो एक्सपोर्ट जो स्पाइसेस का रहा है इंडिया से वो रहा है 3.73 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2021-22 में 3.46 था, 22-23 में बढ़ के 7.3 हो गया, बढ़ा ना। 2021-22 में जो सिंगल लार्जेस्ट स्पाइस थी दैट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वाज चिली। फिर उसके बाद स्पाइस ऑयल्स, मिंट प्रोडक्ट्स, क्यूमिन, टर्मरिक। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्पाइस और स्पाइस आइटम्स का। 22-23 का मैंने आपको एक्सपोर्टेड स्पाइसेस का वर्थ बता दिया है। 2017-18 से 21-22 तक देखो तो एक्सपोर्ट क्वांटिटी जो इंडिया की है वो बड़ी ही है। राइट, और वो कितनी रही? 10.47%। तो इंडिया मतलब 109 वेराइटीज में से 75 वेराइटीज प्रोड्यूस करता है जो कि लिस्टेड है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सारी फेनल, फेनुग्रीक, गार्लिक, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, ये सारी इंडिया प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जिसमें से 76% अगर आप लगाओ तो चिली, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर दे मेक अप अबाउट 76% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन।
और इंडिया में स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इधर साउथ में चले जाओ तमिलनाडु, केरला, इधर ईस्ट में वेस्ट बंगाल, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, असम, ये सारे स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ये सिनेरियो है। गवर्नमेंट ने भी बहुत मतलब वी हैव स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया दैट वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस, स्पाइस पार्क्स, राइट। सो ये अच्छा, और क्या क्या हो सकते, और क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं स्पाइस सेक्टर के अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो यूनियन कैबिनेट ने, अगला आर्टिकल आ गया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं अमेंडमेंट्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर्टेनिंग टू स्पेस इंडस्ट्री। तो स्पेस सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सिंपल टर्म्स में बता देती हूं। ये जो अमेंडमेंट्स हुए ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री के अंदर और ज्यादा हो, उसको बढ़ावा देते हैं। आप जैसे कि इन्वेस्टर्स जो है 100% एफडीआई दे कैन पुट इनटू द इंडियन स्पेस कंपनीज, ताकि मोर इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करें इंडिया के स्पेस सेक्टर के अंदर, जिससे और ज्यादा ग्रोथ होगी और ज्यादा इनोवेशन होगी। जो एंट्री रूट है वो भी और ज्यादा लिबरलाइज हो गया है। इसका मतलब कम रिस्ट्रिक्शंस होंगी इन्वेस्टर्स के ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें बता रही हूँ, आप पढ़ सकते हो, लाइंस रीड नहीं कर रही, समझा रही हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सैटेलाइट ऑपरेशन के लिए, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट के लिए अप टू 74% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। मतलब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल। लॉन्च व्हीकल्स के लिए फॉर एक्टिविटीज लाइक दैट, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स, 49% ऑफ एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 100% एफडीआई इज अलाउड। तो ये कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। और रही बात करूं मैं इंडियन स्पेस पॉलिसी की, तो उसके क्या फीचर्स हैं? ट्रांजिशन ऑफ इसरोज रोल, देखो इसरो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अब ज्यादा फोकस करना चाह रहा है। इसरो विल फोकस मोर ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रेदर देन बिल्डिंग और ऑपरेटिंग स्पेस सिस्टम, राइट। नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज आर अलाउड टू ऑफर नेशनल इंटरनेशनल स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज। प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनकरेज हो रहा है, राइट। एंड इन इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस और कमर्शियलाइजेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज टास्क्ड विद कमर्शियलाइजिंग द स्पेस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। सो ये है, इसका एम है ताकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर स्पेस एक्टिविटीज के अंदर और ज्यादा कोलैबोरेट करे। ठीक है जी, ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।